दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। हम जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव 2019 में चुनावी कसौटी एक प्रोग्राम चालू किए थे, तो अब हम जब मनपा चुनाव की आहट आ गई है, सब कुछ तैयारी जोर शोर से शुरू है, तो हम चाहते हैं कि हर प्रभाग, जो 24 प्रभाग है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, उस प्रभाग वासियों के लिए जो इस सत्ता के दावेदार बनना चाहते हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, वैसे उभरते चेहरों को आपके समक्ष लाएं और उनसे आपका परिचय कराएं, उनसे सवाल जवाब करें, ताकि आपके हिस्से के सवाल, आपके जो सवाल उठते हैं, आपके नुक्कड़ों में जो चर्चा है, वो सवाल इनके सामने रखें कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हमारे सामने है संदीप पिपलिया जी, जो इस चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रभाग 6 से इनका मूड बना हुआ है। संदीप जी नमस्कार है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आपके बारे में हमने प्रभाग के नुक्कड़ों पे बहुत कुछ सुना है। आप चर्चा के मूड में भी, लोगों के मूड में दिखाई देते हो, लोग आपका जिक्र करते हैं। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपका पहले तो हमें परिचय देके हम इसकी शुरुआत करते हैं, इस कार्यक्रम की। आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो मैं दिनेश कोठारी जी आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे ये सुनहरा अवसर जनता के बीच आने का मुझे आज मौका मिला है आपके इस चैनल के माध्यम के द्वारा। और सबसे पहले जब आपका फ़ोन आया तब मैं यही सोच रहा था कि आज दिनेश जी ने मुझे फ़ोन कैसे कर लिया। और आपने जैसे ही कहा कि मैं एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और सबसे पहला इंटरव्यू मैं आपके साथ करना चाहता हूँ क्योंकि आप एक चर्चित चेहरे हो, तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फील हुआ कि नहीं, मुझे भी ये जो इंटरव्यू है वो मैंने कहीं आनाकानी नहीं की और सीधे तौर पर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जब बोलो तब हम करेंगे। तो बस यही कि आपका मैं साधुवाद फिर से व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया। संदीप जी, हम बिल्कुल जल्दी में नहीं है। मेरे YouTube चैनल पर आप बेझिझक रहिए, लंबा चलने दीजिए। हमको कोई 30 सेकंड का रील नहीं बनाना है। आराम से इत्मीनान से बातें करेंगे, जितना लंबा करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका चुनाव, या आपको मैं पहले इसलिए क्योंकि मेरे एक दिमाग में था कि उभरते चेहरे को चांस दे, जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं। तो जब मेरा ध्यान गया तो मैंने सबसे पहले 5-7 जन को कॉल किए, तो आपने हाँ बोला, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ये जो समय चल रहा है वो चुनावी प्रक्रिया की ओर से गुजर रहा है। इस समय हर आदमी अपने हिसाब से अपनी लॉबिंग करता है, तो कहीं किसी वजह से, क्योंकि इसमें आपका नुकसान ना हो, इस बात का भी मैं ध्यान पूरा रखने की कोशिश करूंगा मेरे इंटरव्यू में, क्योंकि मेरे सवाल जो होते हैं जरा कड़क होते हैं, बेबाक होते हैं, और वो जनता के सवाल होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस प्रभाग से चुनाव लड़ने जा रहे हो। तो मैं हृदय की गहराई से आपको साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो मौका मुझे आज आपने दिया है। और मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं संदीप वर्षा लाभूभाई पिपलिया, और मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। ऐसे तो देखा जाए तो हमने गरीबी देखी है, और जैसे ही मेरा जन्म हुआ हम भाईंदर ईस्ट में सुजाता शॉपिंग सेंटर वहाँ पे रहते थे, और हम किराए के घर में रहते थे। हमारी मम्मी मातोश्री है, वो घर के काम करती थी, लोगों के कुछ ना कुछ घर पे सिलाई का काम, ऐसे अनेकों काम कर कर हमारी जो आजीविका है। हमारे पिताजी ने भी वही समय भी देखा है कि वो साइकिल चलाते थे, और उन्होंने कई 10-12 वर्षों तक वो साइकिल का सफ़र तय किया हमको पढ़ाने लिखाने में, और उनके ही मेहनत का नतीजा है। और उनसे ही मुझे वो प्रेरणा मिली है कि जीवन में कैसे संघर्ष में मुझे आगे बढ़ना है। और देखा जाए तो धीरे धीरे मेरा एजुकेशन जो मैंने एसएससी कंप्लीट किया, और जैसे एसएससी कंप्लीट हुआ वैसे ही हम भाईंदर वेस्ट में प्रीति टावर में रहने के लिए आए, और वहाँ पे मेरा 10वीं से लेके ग्रेजुएशन का सफ़र है, वहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ। और मैंने कॉलेज भी मिठीबाई कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो और देखा जाए तो मुझे बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी। और देखा जाए तो एक पापा का जो बिज़नेस था, जैसे हमारा हार्डवेयर का जो शॉप है ईस्ट में, पहले पिताजी घूम फिर कर साइकिल पे वो सामान बेचते थे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और पिताजी ने भी तरक्की की। और फिर वो हमने एक दुकान किराए पे ली, और फिर जब हम भाईंदर वेस्ट में आए और
उसके बाद मैंने जो पढ़ाई मेरी पूरी की, तभी मेरा मन ऐसे बिजनेस में भी लग रहा था और पढ़ाई की और भी था, क्योंकि पापा को भी साथ देना था। तो मैं ऐसे अक्सर ऐसी दुकान पे जाया करता था और पापा को भी मैंने बहुत ही हेल्प की वो टाइम पर। और फिर जाकर हमने कहीं ना कहीं वो मकाम हासिल करना स्टार्ट किया और मैंने ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ही अपना पापा का जो व्यवसाय है उसको संभालना स्टार्ट किया। और हमने वो प्रगति देखी, हमने वो प्रगति की और पापा को जो मैंने साथ दिया उससे मैंने बिजनेस भी एक्सपांड किया। और आज उसी का नतीजा है कि हम आज वेल सेटल है और कहीं ना कहीं हमने वो एक से दूसरी शॉप, और दूसरी शॉप भी ऐसा है कि जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट करने लग गए। तो वो काम भी हमारा अभी भी स्टार्ट है और दोनों ही व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। यानी हम वेल सेटल थे, बट जब मुझे ये मौका मिला और मुझे मेरे मित्र, मैं नाम लेना चाहता हूँ ज़रूर, कि एडवोकेट रवि व्यास जी, जिनका मुझे साथ 2005 से मित्रता के रूप में एक ऐसे मित्र मुझे मिले कि जिन्होंने मुझे साथ भी दिया और बहुत कुछ जीवन में सिखाया भी। और उनके जीवन से भी मुझे प्रेरणा मिली कि संघर्ष में ही हमेशा जीवन होता है और संघर्ष से ही हमको, जो बोलते हैं ना कि एक संघर्ष से ही हमको जो जीत है वो हासिल होती है। तो कहीं ना कहीं वो राजनीति में आने का एक जो जज्बा था वो कहीं ना कहीं पिताजी से मैंने सीखा था, क्योंकि वो सेवा करते थे। और फिर एडवोकेट रवि व्यास जी के थ्रू भी मैंने वो राजनीति में एंटर किया। 2014 में हमारे जो आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात का गर्व थे, उनका जीवन भी बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और उनसे भी मैंने प्रेरणा ली कहीं ना कहीं कि अगर हमें देशभक्ति, देश सेवा करनी है तो किस तरह से, किस चुनौतियों से हमें गुजरना पड़ता है, वो मुझे उनसे सीखने मिला है। और कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हुआ हूँ उनकी इस देशभक्ति, इस देश सेवा से। तो वर्तमान में संदीप जी, आपने राजनीति की बात बता दी। आपका राजनीति की शुरुआत जो हुई, राजनीतिक शख्स में आपकी पहली एंट्री जब होती है तो आपको जिनसे मिलना होता है उनका जिक्र भी, रवि व्यास जी का भी आपने जिक्र किया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में मीरा भाईंदर का पूरा जो वातावरण है वो मनपा के चुनाव की ओर इशारा करता है और मनपा चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं। जिस तरह से घटनाक्रम चलते हैं, हो सकता है दिसंबर एंड में, या ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि 31 जनवरी 2026 तक होना है, लेकिन ऐसी सूचनाएं जो हमारे पास आ रही है, चुनाव बहुत जल्द हो सकता है, दिसंबर एंड में भी चुनाव लग सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल आपका मूड जो है वो किस प्रभाग में, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में टोटल 24 प्रभाग है और अब लॉटरियां वगैरह, आरक्षण की वगैरह आएगी, मतदाता सूचियों का जो भी है पब्लिश होगी, लेकिन आपका जो है ध्यान, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा प्रभाग है? आप किस प्रभाग से चुनाव लड़ने जा रहे हो? देखो, मैं आपको विस्तृत में बताना चाहता हूँ कि मेरा जो कार्य क्षेत्र पहले से ही रहा है, जैसे बोला जाता है कि मेरी कर्म भूमि और धर्म भूमि, जो मैं 60 फीट रोड प्रीति टावर में रहता था, तो जैसे मैंने एजुकेशन के टाइम पे JCC क्लासेस हो गए, नीतीश सर, पिंकेश सर, उनके वहाँ पे मैंने एजुकेशन लिया। JCC क्लासेस मेहता सर, हमारे दीपक सर जो पोद्दार स्कूल में टीचर भी थे, वहाँ से मैंने अपनी क्लासेस का कंप्लीट की। 10th का एजुकेशन मैंने वहाँ से ट्यूशन भी लिया। और फिर देखा जाए तो मेरा जो पूरा जो सर्कल था, जो फ्रेंड सर्कल्स थे, वो सारे के सारे इर्द गिर्द प्रभाग क्रमांक 6, जहाँ से मेरा कार्यालय भी है, जनसंपर्क कार्यालय, तो मैं वहाँ से कार्यरत भी हूँ और मेरी कर्म भूमि भी वो मानी जाती है और धर्म भूमि भी। तो ये मान लिया जाए कि आप प्रभाग 6 से दावेदार हो, प्रभाग 6 से ही लड़ना चाहते हो? ज़रूर। और अगर हम बात करें तो आप, क्योंकि अभी ये चुनाव में टिकट का दौर है, अब प्रोसेस चालू होगा, हर पार्टियों के सामने लंबी लाइन है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपका झुकाव किस पार्टी की ओर है, और अगर आपका दावा बनता है, अगर आप दावेदार बनते हो या आपने फॉर्म भरने की रखते हो, तो कौन सी पार्टी आपकी पहली चॉइस रहेगी? देखो, पहली चॉइस ऐसे तो 2014 से ही मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका ही फॉलोअर्स हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ा हूँ। और जब से मेरे वोटिंग कार्ड में मेरा नाम आया है, तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी के लिए हम अपना तन मन धन न्यौछावर करते हैं, तो उसी पार्टी से हमें टिकट मिले, उसी का काम करें,
उसी में ही मैं तो मानता हूँ कि उसी में। ठीक है सर, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रभाग 6 की आपकी बात हो गई, मोटा तौर पे आप प्रभाग 6 आपका कार्य क्षेत्र है, आप यहां से ही लड़ना पसंद करेंगे। तो प्रभाग 6 में 8 साल, लास्ट चुनाव हुआ था 2017 में, अगस्त 2017, उसको 8 साल होने को आ गया। तो आपको ऐसी कौन सी समस्या अपने प्रभाग में नजर आती है जो आप समझते हो कि अभी भी हमारा जो प्रभाग है, प्रभाग 6, जहां से आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, वहां कौन सी समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी है, उसका जिक्र जरा कीजिएगा। देखो दिनेश जी, मैंने यहाँ पर जो अपना समय बिताया है, ऐसे तो देखा जाए तो मैंने भी 8 साल वैसे ही बिताए है इस प्रभाग में, इस क्षेत्र में। तो देखा जाए तो मेरे सामने जब मैं इस समाज सेवा के कार्य में जब मैं उतरा, तब मैंने देखा कि इस प्रभाग में रीडेवलपमेंट वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और आगे भी वही मुद्दा रहेगा। और मैंने खुलकर इस बारे में बात भी की है। और जब आदरणीय हमारे विधायक जो है नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने जो मनपा में एक लेटर दिया था कि ये क्लस्टर योजना जो इम्प्लीमेंट हुई थी उसको कहीं ना कहीं शिथिल किया जाए या फिर हटाया जाए, तो वो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो मेरे बैक ऑफ द माइंड, ये जो हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी हैं, उन्होंने तो लेटर दिया ही था, उसके पहले मेरा ड्राफ्ट भी रेडी था, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट है मैं मनपा को देने ही वाला था और उसमें थोड़ी से चेंजेस थे, तो उसके लिए मैं रुका हुआ था कि मुझे और भी कुछ उसमें ऐड करना था। बट ये है कि हमारे जो सर्वे सर्वा यहाँ के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जो 145 क्षेत्र के हमारे नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने वो मुद्दा उठाया और मैं सही में दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी वो उनका एक सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, तो मैं कहीं ना कहीं उनको थैंक्स बोलता हूँ जनता की ओर से जो ये प्रभाग में रहते हैं, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट ऐसा मुद्दा है कि कहीं के घर अभी भी जो डिमोलिश हो चुके हैं, ज़मीन ध्वस्त हो चुके हैं, उनको अब तक अपना खुद का घर नहीं मिला है। इसके अलावा बोले तो ऐसा है कि तब मैंने वो लेटर भी ड्राफ्ट किया था, फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने वो लेटर, मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है, वेरी नेक्स्ट डे जब वो लेटर मैंने मनपा को दिया और उसके ऊपर मैंने कार्रवाई की मांग की और वही मुद्दा जो हमारे विधायक जी ने उठाया है। तो बोलिए, इसके अलावा ये जो रीडेवलपमेंट है बहुत बड़ा समस्या है, इसके बारे में बहुत कुछ हलचल चल रही है और ये चुनाव का बड़ा मुद्दा भी बनने जा रहा है, इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन आपके प्रभाग में इस समस्या को छोड़कर और कौन सी दो बड़ी समस्या देखो जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? मैं जिक्र तो करना चाहता हूँ कि रीडेवलपमेंट एक सबसे पहला मुद्दा है और दूसरा है हमारा पार्किंग का। जो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है। कहीं ना कहीं हम आए दिन, मेरे पास रोज़मर्रा के जीवन में इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, अरे हमारा एक्टिवा यहाँ से टोइंग हो गया, हमारा ये हो गया, अरे क्या करो, बड़ी समस्या। कैसे जैसे मंदिर के बाहर रखते हैं बैंक, हालांकि ये भी कहा गया है कि बैंक के बाहर से वो टोइंग ना की जाए, बट वो कहीं ना कहीं वो हमारी सिस्टम में वो हमारी चूकी कही जाएगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो होते ही जा रहा है और बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। और कहीं ना कहीं ये जब रीडेवलपमेंट होगा तो उसके ही आधार पे ये जो ट्रैफिक की समस्या है, जब भी एफएसआई के लिए लोग अप्लाई करें तो बेसमेंट पार्किंग हो, फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पार्किंग की समस्या तब भी दूर हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और तीसरी समस्या हमारा जल, जो हमारा जल ही जीवन कहा जाता है। तो कैसा है कि हमारा जो 24 घंटे पानी का जो सपना है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने जो जनता के सामने भी कहा है कि हम जल्द ही सूर्या प्रकल्प योजना है वो भाईंदर में आने जा रही है और 24 घंटे लोगों को पानी मिलेगा। तो बस हम वही राह देख रहे हैं कि बस ये प्रभाग के क्षेत्र जो भाईंदर वेस्ट का प्रभाग है, हालांकि ये सभी की समस्या, मगर मैं अपने क्षेत्र की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पानी की समस्या भी ये
बहुत बड़ी समस्या है। अगला सवाल करने के पहले एक अपन नज़र डाल देते हैं आपके प्रभाग 6 की जो चूंकि बात चलती है, तो प्रभाग 6 बहुत बड़ा है। अब चूंकि जनगणना तो 2011 के हिसाब से चल रहा है, उस समय जनगणना थी 31,671, जो आज 50,000 से ज़्यादा 55,000 के करीब हो चुकी है। अगर इससे ही अपन एग्रीमेंट, क्योंकि 15 साल की बात है, 2011 को लेकर आज 2025 चालू है, ठीक, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो आपका एरिया है, जो आपका एरिया मोदी पटेल परिसर, गणेश मंदिर परिसर, कमला पार्क परिसर, जैन मंदिर, छत्रपति शिवाजी महाराज से होते हुए मेहता पटेल शॉपिंग सेंटर, रेलवे हरप्रियत और फिर मोदी पटेल रास्ते के उस साइड वाला, और उसके बाद में अगर पूर्व की साइड जाएंगे साईं बाबा मंदिर से MTNL कार्यालय और पश्चिमी रेलवे का हद, और उसके बाद इस साइड में जाएंगे अगर दक्षिण तो कमला पार्क MTNL वाला, ये आपका रास्ता, और पश्चिम में जाएंगे छत्रपति। काफ़ी बड़ा वार्ड है, मतलब मीरा भाईंदर के प्रभाग की रचना ऐसी है जैसे दिल्ली की कोई विधानसभा सीट हो या गोवा की कोई विधानसभा सीट ऐसी मिल जाएगी कि उससे ज़्यादा ये बड़े हैं। तो आप फिलहाल तो काफ़ी समय से हम भी आपको सक्रिय देख रहे हैं, आप अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना आपसे चाहेंगे कि अगर मान लो आपको यहाँ के प्रभाग की जनता नगर सेवक बना देती है, तो आपके आने वाले पहले 6 महीने में पहले कौन से काम होंगे? जैसे आपने 3 चीज़ों की समस्याओं की गिनती कराई, तो पहले 6 महीने में आप कौन सा काम करना पसंद करोगे? सबसे पहले मैंने बताया कि रीडेवलपमेंट ही मेरा मुद्दा होगा, कि लोगों को अपना खुद का घर मिले और कहीं उनको इधर उधर जाना ना पड़े। और वो जो कन्वेंस का मुद्दा है, 7/12 पे नाम का मुद्दा है, फिर बाद में जैसे ही रीडेवलपमेंट के कोई बिल्डर, क्योंकि अभी क्लस्टर जो लगा है अभी शिथिल हुआ है, जैसे अभी एक GR पास हुआ है कि अभी हमें ऑप्शनल रखा गया है एक क्लस्टर को। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अभी ये रीडेवलपमेंट है वो शुरू हो जाना चाहिए, और जितने भी परमिशंस है जो महानगर पालिका है, फायर एनओसी, सारी की सारी अभी जल्दी से मिलना शुरू हो जाए। हम बात करेंगे स्थानीय लेवल पे, क्योंकि कस्टल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जब तक राज्य सरकार इसमें एक्टिव नहीं होगी, कि आज भी CM साहब और DCM साहब दोनों की बातें, दोनों अलग अलग पार्टियों के हिसाब से भी अगर यहाँ पे देखें तो प्रताप सरनाइक अपने हिसाब से बात करते हैं, नरेंद्र मेहता जी अपने हिसाब से बात करते हैं। दोनों की बातों में दोनों चाहते जरूर क्लस्टर है, लेकिन आज भी क्लस्टर के बाहर निकालने के बाद धोखादायक बिल्डिंग को एक भी प्रपोजल नगर रचना विभाग में आया नहीं है। तो उस पर हम बात करने से पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि आपके प्रभाग में पानी की सप्लाई की जो सबसे बड़ी समस्या है, बदबूदार पानी आ रहा है जो करंट में चल रहा है। अगर आप सीवरेज लाइन की बात करें, जो क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में दोनों विभाग एक ही विभाग के अंडर में है, चाहे वो पानी पुरोठा हो या आपका सीवरेज वाला, दोनों डिपार्टमेंट विभाग एक ही है, अलग अलग भली उसमें विभाग किया हुआ है, लेकिन विभाग प्रमुख और वो विभाग सालों साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। और हम बात करने चाहिए जो सड़कों की साफ सफाई है, ये जो आपके प्रभाग में हम भी घूमते हैं, हमारे पास भी चर्चाओं का दौर आता है, लोगों की शिकायतें आती है, ये अक्सर शिकायतें आती है, तो उसकी स्थिति आपकी नज़र में क्या है और उस पर आप क्या वर्कआउट करना चाहते हैं? देखो, मेरा मानना ये है कि जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, पहले तो मैं साफ़ सफाई के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में मैं पिछले दिनों ही मैं दुबई और वियतनाम और थाईलैंड जाकर आया हूँ। तो वहाँ के जो रोड रास्ते देखकर मुझे भी ऐसे होता है कि हमारा मीरा भाईंदर भी, जैसे हमको अवार्ड मिला है 3 लाख से 10 लाख की जाति के लिए, हमको सर्वश्रेष्ठ सफाई के लिए हमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अभी अवार्ड भी हाल ही में मिला हुआ है। मगर मुझे कहीं ना कहीं ये भी है कि वो जो सफाई है वो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, क्योंकि वो सफाई में देखा जाए तो रोज़मर्रा की जीवन में वो सफाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, और वो ठेकेदार जो बोलते हैं ना सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो वो मेरा एक बोलते हैं ना, एक अंदर से मुझे वेदना व्यक्त हो रही है कि ये कहीं ना कहीं हमारा बोलते हैं नेगेटिव है, कि मीरा भाईंदर में हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है साफ़ सफाई, और सबसे बड़ा ठेका भी वही है। तो हमें कहीं ना कहीं मेरे चुन के आने के बाद मैं जो ये विभाग है साफ़ सफाई, उसमें बहुत ही ध्यान देकर बारीकी से बारीक जो हमें उसमें सुधारना करनी है। जैसे मैंने कहा कि मैं दूसरे देशों में गया, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाकर हम किस तरीके से उसमें बदलाव ला सकते हैं, उसके ऊपर मैं ध्यान जरूर देना आपकी तारीफ मैं ज़रूर करूँगा कि आप काफ़ी स्टडी करते हो, काफ़ी तैयारी करते हो, काफ़ी कुछ नॉलेज भी रखते हो, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का टोटल जितना बजट है उसका 1/3 बोल दे या 1/4 बोल दे, वो सफाई पे खर्च होता है, और सफाई उसके सामने
अब अगर पिछले 5 सालों की बजट की तुलना करें तो बजट तो डबल तबल हो गया, लेकिन सफाई वो है नहीं। तो हमारा मुद्दा है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो फंडिंग आता है, फंडिंग की बात करेंगे। फंडिंग सांसद भी लाता है, विधायक भी लाते हैं। हमारे यहाँ आज की तारीख में मंत्री प्रताप सरनाईक है, विधायक नरेंद्र मेहता भी है, दोनों अलग अलग पार्टियों को बिलोंग करते हैं। और उसके पहले गीता जैन विधायक रही। पिछले 8 सालों को अगर लिस्ट निकाल दे तो बहुत लंबा चौड़ा फंडिंग आया, फंड बहुत आया। कब इस मत में आया या इस विभाग में आया, उस विभाग में। जब लेकिन ग्राउंड रूट की बात करते हैं तो वो इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ कोई हिसाब समझ में आता नहीं, न पब्लिक के आता है, और अगर मान लो बता भी दिया जाता है तो किसी के गले के नीचे उतरता नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आप नगर सेवक बनते हो तो आप ऐसी क्या, ये फंडिंग के बारे में ऐसी क्या व्यवस्था लाओगे या ऐसी क्या पारदर्शिता लोगों के सामने रखोगे ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि इतना पैसा है, इधर ये खर्च हुआ। क्योंकि लोगों के तो 5-5 साल से 8-8 साल से रिपोर्ट कार्ड भी नहीं बनते नगर सेवकों के, हमने देखे नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप नगर सेवक बनते हो तो इस पारदर्शिता और फंडिंग के बारे में क्या करना चाहोगे? देखो, मेरा तो मानना ये है कि मुझे ऐसे देखा जाए तो नगर पालिका के, आपने जैसे बताया कि बहुत सारे फंड यहाँ पे आए और यूज़ भी हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता का पैसा है, जो खून पसीने की कमाई है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और कहीं ना कहीं अगर हम वहाँ पे लैग दिख रहे हैं तो मैं नगर सेवक चुन के आने के बाद सबसे पहले वो पारदर्शिता लाना चाहूँगा कि जैसे ही कि समझो हर साल हमको ये बजट दिया है और जो फंड मिलता है, नगर सेवक निधि मिलती है, तो उसका पहले तो मैं एक एक रिपोर्ट कार्ड, जैसे आपने कहा कि अब तक किसी ने दिया नहीं है, तो मैं ये सबसे पहले करना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट कार्ड मैं जनता के सामने लाना चाहूँगा। एक जनता दरबार साल में एक बार लगाऊंगा और ये पूरा का पूरा ब्यौरा रिपोर्ट कार्ड मैं जनता को देना चाहूँगा कि ये देखो, ये निधि आई है और यहाँ पे मैंने ये ऐसे ऐसे यूज़ की है, और कोई सजेशन ऑब्जेक्शन होगा तो भी उसकी मैं सुनवाई मैं ज़रूर सुनूंगा और उसके ऊपर मैं अपने लोगों के सुझाव लेकर उस पर सुधारना लाने के भी मीरा भाईंदर की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे अगर वर्ल्ड लेवल पे भी देखो या इंडिया लेवल पे भी देखो तो मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ। आबादी की बात करें विशेष तौर पे तो मीरा भाईंदर बहुत ही बढ़ता हुआ आबादी, बहुत जल्दी से बढ़ी है मीरा भाईंदर की आबादी। प्रभाग 6 भी अछूता नहीं है। लेकिन जो योजनाएं हैं, ट्रैफिक की समस्या है, जो फेरी वालों की प्रॉब्लम्स है, वो जस की तस खड़ी है। आबादी तो और बढ़ती जाएगी और आपके यहाँ जब रिडेवलपमेंट होगा तो एक एक बिल्डिंग 12-12 मालों में कन्वर्ट होगी। जैसा जिसको FSI मिलेगा तो आबादी और ज़्यादा बढ़ेगी, तेज़ी से बढ़ेगी। तो आप अपने प्रभाग में ट्रैफिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है, फेरी वालों की सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेकर आपके दिमाग में क्या सोच है? समस्या में उसी पे आने वाला था कि ये चौथी जो समस्या है यही है कि जो जैसे फेरी वालों की समस्या कही गई है, तो वो समस्या बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं हम वो देख रहे हैं कि आज जो ये एरिया में जैसे जनगणना जनवस्ती जो बढ़ रही है, तो वो जो भरा हुआ एरिया है, भाजी मार्केट, जो हम देखते आ रहे हैं कि लोगों को चलने के लिए फुटपाथ नहीं है। मैंने जैसे देखा कि बाहर जो देशों में है लोग फुटपाथ पे चलते हैं, पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो वो फुटपाथ का दुरुपयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं वो अव्यवस्था मुझे वो नज़र आई है। तो जब मैं चुनकर आऊँगा तब मैं ज़रूर इस बारे में कोशिश करूँगा कि जैसे सब्जी वालों के लिए एक अलग मार्केट रिजर्वेशन लाया जाए, तो सारे जो सब्जी वाले हैं वो एक छत के नीचे ऐसी एक जगह रिजर्वेशन दी जाए कि वहाँ पे ऐसे कई जगह पे है, नगर पालिका के मार्केट भी है, मगर भाईंदर वेस्ट में वो अब तक है नहीं। तो मैं वो जगह आरक्षण लेकर वहाँ पे सारे ही जो सब्जी वाले हैं उनको, फेरी वालों को वहाँ पे स्थान दूंगा और हम वैसा करेंगे काम कि जो सब्जी वाले हैं, फेरी वाले हैं, उनका लाइसेंस निकालेंगे, फिर उनको रिन्यूअल करेंगे। यानी कैसे होगा कि उसमें नगर पालिका की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों को भी अपना खुद का एक दुकान स्टॉल मिलेगा। और मेरा मानना ये है कि वहाँ से जब स्थलांतर होकर एक जगह पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो समस्या कहीं ना कहीं उसका निवारण होगा। संदीप भाई, सबसे बड़ा जो चीज़ है हमारे सामने और लोगों के सामने और नुक्कड़ों पे जो भी सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, समस्याएं अपनी जगह खड़ी है। भाजपा सरकार में 2017 में आई,
जो पॉलिसी बनती है पूरे शहर के लिए एक ही बनती है, चाहे वो फेरी वालों को लेकर हो। अब फेरी वालों की अगर बात करें तो यहाँ पे फेरी वाला जोन और नॉन फेरी वाला जोन, फेरी वालों की गणना 2014 के हिसाब से 8,800, आज भी सर्वे हुआ तो उसमें 8,500 के करीब है, जबकि मीरा भाईंदर में 50,000 के करीब फेरी वाले हैं। तो फिर वो 30,000 जो ऊपर वाले हैं वो कहाँ से आए, उसको कौन संरक्षण देता है? ये सब तो सवाल नुक्कड़ों पे चलते हैं। लेकिन हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं नुक्कड़ों में लोग बदलाव क्यों पसंद कर रहे हैं कि भाई इतने सालों से हर साल आप जब चुनाव आता है तो यही बात आपकी पार्टी की ओर से, मैं भाजपा का विशेष तौर पे नाम लूंगा क्योंकि सत्ता में भाजपा थी, तो सवाल भी भाजपा से बनेगा। तो आप भले किसी भी पार्टी से, भाजपा से भी टिकट मिलेगा, भाजपा से लड़ोगे, लेकिन हमारा विषय ये है कि लोगों में यही सबसे बड़ा चीज है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो पिछले 10 साल से जीत के आ रहे हैं या 15 साल से नगर सेवक है, उनके अगेंस्ट में ये सबसे बड़ा एंटी कमेंसी का फैक्टर जा रहा है। और आप जब आओगे तो आप लोगों के सामने जाओगे तो किस रूप से आप अपील करोगे वोट के लिए? देखो, कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी जनता है वो बहुत ही समझदार है और वक्त आने पर हर बार जनता ने करारा जवाब दिया है। तो मेरा ये मानना है कि जनता ही ये तय करेगी, तो वो सवाल का जवाब तो जनता ही दे पाएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरा मानना है कि ये जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं आना चाहिए। और जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी को शुरुआत तो करनी होगी, तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो ध्येय है बहुत बड़ा है और मैं अपने प्रभाग के लिए, अपनी प्रभाग के जनता के लिए बहुत कुछ मैंने सोचा है और इसके लिए मैं कार्यरत रहूँगा। अब आप बात अगर हम पर्यावरण की करें, सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत सारा फंड आता है पर्यावरण को लेकर, स्वास्थ्य के लेकर, आरोग्य को लेकर, लेकिन यहाँ जैसे आपके प्रभाग की बात, जो प्रभाग 6 की बात चल रही है, आपके प्रभाग 6 की बात करेंगे, जैसे मनपा दवाखाना है तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई अवेलेबल नहीं है। पर्यावरण की वही हालत है, लोग बीमार होते हैं, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, इतना ट्रैफिक जाम, तो कहीं ना कहीं लोग वो सब सहन कर रहे हैं। पानी की बात तो चलो अब करंट में चल रही है, पाइपलाइनें भी चेंज हो रही है, बदबूदार पानी भी आ रहा है, शिकायतें हैं। शांति नगर का तो आज ही आपका चालू है कामकाज, और नाकोड़ा पीछे गली में भी पूरा खोद के रखा हुआ है। अगर कोई एम्बुलेंस भी जाना हो तो मुश्किल वाला काम हो जाता है, वहाँ से आदमी निकल नहीं सकता है अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा आ जाता है, क्योंकि जब काम खुदता है तो मीरा भाईंदर का मनपा का इतिहास रहा है कि खोद के छोड़ दो, फिर वो कब काम होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है और लोगों को तकलीफ होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इन मुद्दों पे आपकी सोच क्या है और इन मुद्दों को टैकल करने के लिए, इन मुद्दों की समस्याओं का समाधान के लिए आपके दिमाग में कोई योजना है? देखो, कहीं ना कहीं मुझे जैसे आपने आज बताया कि नाकोड़ा जो गली में आज सीसी रोड का जो काम चालू हुआ है, उसकी आज ही मुझे वहाँ के स्थानिक लोगों ने कंप्लेन की है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस किए हैं और वहाँ के एक स्थानिक रहवासी ने मुझे फ़ोन भी किया है कि यहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस वाली जो बात है वो कहाँ से आएगी और कैसे वो मरीज़ को बचाया जाएगा, जान बचाई जाएगी, वो एक सवाल है। तो मैंने तो बड़े हॉस्पिटल है, नाकोड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे। नहीं, कैसा है कि वहाँ तक लेके जाने तो नाकोड़ा हॉस्पिटल आने वाला आएगा कहाँ से? मीरा भाईंदर पूरा आता है, नाकोड़ा हॉस्पिटल सबसे पुराना हॉस्पिटल। बात है। तो मेरा कहने का इशारा इस और है कि अगर नाकोड़ा हॉस्पिटल किसी को आना है मरीज को, क्योंकि वो तो पुराना है, 40 साल से है, 45 साल से है, तो वहाँ किसी को आना है तो आएगा कैसे? देखो, यही बात है कि मैंने एक कंप्लेन लेटर रेडी किया है और कल ही मैं मनपा में ये सबमिट भी करने वाला हूँ कि ये जो नेग्लिजेंसी भूली जाएगी, क्योंकि अगर तुम कोई काम करो, वहाँ पे कोई स्कूल है, कॉलेज है, दवाखाना है, तो आपको पार्ट में काम करना होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी सहूलियत के लिए वो पूरा खोद दिया है एक साथ, तो ये कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत ही गलत है। और उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी अब कोई नया रास्ता रोड बनता है तो उसको पार्ट में किया जाए, कि एक पार्ट चालू किया जाए, एक पार्ट बंद किया जाए, एक पार्ट बनने के बाद फिर दूसरा खोदा जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन पे भी हम वर्कआउट करेंगे। और हाँ, ये जो बात आपने कही है वो लिखित में मैं कंप्लेन कल ही देने वाला हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ संदीप भाई, अपनी बात मोटे मोटे पॉइंटों पे तो आई है, लेकिन जो शिक्षा की बात है, जो रोजगार की बात है, उसके बारे में आपकी सोच क्या है, आपका एजेंडा क्या है? सबसे पहले मैं शिक्षा के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंडरी स्कूल है, जो हमारी गवर्नमेंट के ओर से चलाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत ही देखा जाए तो मैं अगर नगर सेवक बनकर आया तो मैं सबसे पहले वहाँ पर भी जो लोगों के बोलते हैं ना कि शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए
ऐसा स्कूल बनाऊंगा कि लोग वहाँ पे एडमिशन के लिए लाइन में खड़े रहें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से वंचित रहा है इसी कारण, क्योंकि हमारी जो स्कूलों की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़राब मैं मानता हूँ, और मैं उसमें ही सुधारना लाकर वैसा सिस्टम बनाऊंगा कि लोग लाइन में खड़े होंगे कि मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए। आपकी इस सोच को तो मैं ज़रूर दाद दूंगा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ में कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 20 साल जब से मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जन्म हुआ, 2002 पकड़ लीजिए, उसके पहले नगर परिषद, नगर पालिका सब पकड़ लीजिए, वो एटमॉस्फेयर है, वो नेता है, आगे पीछे दाएं बाएं या आगे आगे, लेकिन मीरा भाईंदर वहाँ का वहाँ खड़ा है। आपने शायद सपनों का सौदागर पिक्चर देखी होगी, जरूर। तो आपके सपने दिखाने वाले बातें हैं। जैसे आप एजुकेशन की बात करते हो, मीरा भाईंदर मनपा संचालित स्कूलें बहुत है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या? आपके बच्चे जो आम बच्चे हैं, आम पब्लिक के, आम आदमी, उनकी जो जनरेशन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा खर्चे, क्योंकि एडमिशन का फीस हो जाता है 25,000। एडमिशन नर्सरी की बात करें, हम फर्स्ट की बात करें 25-50,000 डोनेशन, तो हर एक तो एक्सेप्टेड 80% 90% तो उसमें फिट बैठता नहीं है, तो वो जाएगा मनपा संचालित, वहाँ स्कूलों की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ बच्चा निकलेगा कैसे और पढ़ेगा क्या? तो सबसे बड़ी बात मैं आपको इसी बार ये मेरा मेन मुद्दा, इसी पॉइंट पे आपको बात करें कि आप इसको लेकर कोई खास आपकी कोई योजना है कि इस पे अगर काम करेंगे, क्योंकि मनपा संचालित स्कूल है, चाहे वो किधर भी है, आपके प्रभाव में कितनी है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मनपा संचालित स्कूल है, मीरा भाईंदर में 36 के अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन वहाँ पे आप अगर देखोगे जितनी स्कूल है उतने प्रधानाचार्य नहीं है, और जितने स्टूडेंट है उसके सामने टीचरों की कमी है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां बच्चे जाएंगे कैसे, और जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? और रही बात बड़े बड़े सपने, तो वो तो सपनों के सौदागर मैंने एक ही लफ्ज में बोलना चाहा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका इस पे क्या दृष्टिकोण रहेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आरटीई में, मेरा एक मुद्दा ये भी कि आरटीई में एडमिशन, जो राइट टू एजुकेशन जो मिलना चाहिए लोगों को, वो हर स्कूल में आज भी अवेलेबल नहीं है। तो वो एक मुद्दा है, और उसके ऊपर मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा, क्योंकि उसी से जो पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, वो उनको एजुकेशन का जो हक है वो उसी में मिलता है। और उसके ऊपर मैं बहुत ही गंभीर हूँ कि जो शिक्षा का मुद्दा है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए, और उसके लिए मैं इसके लिए कार्यरत रहूँगा। आप अपनी सोच पे ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और मैं अपने दर्शकों के लिए और आपके लिए भी एक बात बताना चाहूँगा, मीरा भाईंदर महानगर पालिका वो महानगर पालिका है जहाँ शिक्षण अधिकारी का पता नहीं रहता है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज की तारीख में शिक्षण अधिकारी नहीं, लंबे समय से नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस विभाग का प्रमुख ही कोई नहीं रहेगा तो विभाग क्या खाक काम करेगा, और सब प्रभारियों के भरोसे चलती है। जितने प्रभारी तो क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रभारियों के भरोसे चलेगी? ये मेरे दर्शकों को भी मैं विशेष तौर पे बोलना चाहूँगा, और आपके नॉलेज में भी बात लाना चाहूँगा कि शिक्षण की जो बात है, तो यहाँ पे शिक्षण अधिकारी तक का भी अता पता रहता नहीं है। वो अपॉइंट होता है, बदली हो जाता है, वापस आते आते सालों गुजर जाते हैं। अब बात करते हैं हम आपके राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत सोच के प्रति। चुनाव नज़दीक है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को ये जरा बताइए कि आपकी विचारधारा और किस एजेंडे के मुद्दे पर आप लोगों के सामने वोट के लिए जाएंगे। देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं लोगों के समक्ष कहीं ऐसे नहीं कि मुझे जाने की ज़रूरत, मैं लोगों के बीच ही रह रहा हूँ इतने समय से, और मुझे जो लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत है, जो तकलीफ़ है, दुख सुख सभी का मुझे अंदाज़ा है। तो मुझे ऐसा नया नहीं है कि मेरे लिए नया है कि लोगों को मुझे ये जाके बोलना है कि मुझे ये करोगे तो मुझे वोट लगता है आपका एक दौरा आपके प्रभाग में पूरा हो चुका है। यस यस यस, वेरी गुड। ऐसा है कि मैंने वो सारी तकलीफ़ देखी है। जैसे आपने सीवरेज लाइन की बात की, तो कहीं कहीं लाइनें बिछी है, कनेक्शन अभी भी बाकी है, जोड़ना बाकी है। मैंने ये मुद्दे पे बहुत सारे पैसे भी नगर पालिका के खर्च हुए हैं, मुझे ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन भी निकाली है। तो वो सारे क्षेत्र में भी मैं
मेरे चुन के आने के बाद मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर काम शुरू करूँगा। और रही बात की जनता की, तो जनता सब कुछ जानती है और समय समय पर जनता ने जवाब भी लोगों को दिया ही है। और जो मानते हैं कि सत्ता हमारी जागीर है, और ये मुझे, मैं ऐसे एक व्यंग, जैसे जो मेरे जीवन में इंसिडेंस हुआ है, और मुझे मैं नाम कैसे बताऊं कि बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे जो लोग ने बोला कि यहाँ का बाप मैं हूँ और याद रखना, तो वो मुझे एक दिल को छुई है कि ये सत्ता अपनी जागीर कैसे होती है। ये जो नगर सेवक है वो जनता के सेवक होते हैं, ना ही कि राजा की, ना ही कि मुझे यहाँ पे हिटलर शाही चलानी है, यहाँ का सेवक मैं हूँ, यहाँ का सब कुछ मैं हूँ, सर्वा सर्वा मैं हूँ, ये नहीं होता है। और जनता है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है और सब कुछ जानती आपने भी है। आपके जवाब में एक ऐसा पॉइंट रेज किया, वो पॉइंट का मैं जरूर मेरे दर्शकों को आपका ही पॉइंट से लेके करना चाहूँगा कि मैं मीरा भाईंदर को पिछले 30-40 साल से पत्रकारिता के रूप में भी देख रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ी जो कमजोरी है स्थानीय राजनीति की, वो ये जनता के प्रति जुड़ाव नहीं और जवाबदेही नहीं। और आपने जो बात किया है उसी बात को मैं आगे बढ़ाते ये कहना आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जनता से जुड़ाव और जवाबदेही के रूप में अपने आप को किस रूप में प्रकट करोगे जनता के सामने? देखो, मैं कहीं ना कहीं बहुत ही, देखा जाए तो ये जो लंबा कार्यकाल है, 5 साल पूरे होने के बाद ऊपर से और 3.5 साल मनपा चुनाव हुए नहीं है, तो जनता कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन, लोगों के जो जनप्रतिनिधि जो चुनकर आएगा उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा होगी। तो मैं ऐसे मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे देखा जाए तो मैं इतने समय से, जब से मैंने ये जो समाज सेवा जो चुनी है, तो उसमें मैंने अपना समय तो दिया ही दिया है, बल्कि मैं एक व्यंग ये भी करना चाहूँगा कि मैंने अपने परिवार को भी समय नहीं दिया है। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो जज्बा है कि समाज के प्रति, जो मीरा भाईंदर के प्रति और आगे जाके न जाने देश के प्रति, वो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मुझे वैसा एक बोलते हैं ना, एक रोल मॉडल रेडी करना है कि लोग कहे कि नहीं, ऐसा एक समाज सेवक होना चाहिए। संदीप भाई, मैं आपसे एक सवाल के जरिए एक इशारा करना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र 79 किलोमीटर, यहाँ 95 के करीब नगर सेवक, हर आधा किलोमीटर या पौने किलोमीटर में एक नगर सेवक है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जनता जो बोलती है, जनता जो चर्चा करती है, वो सबसे है कि नगर सेवक अपने कार्यालय में उपलब्ध होते नहीं, और कईयों के तो कार्यालय नहीं है, और जिनके कार्यालय हैं वो उपलब्ध होते नहीं है। और अगर उपलब्ध होते हैं तो जो काम उनके पास दिया जाता है या जनता जो शिकायतें लेके जाती है उसका समाधान नहीं होता है। वैसे 6 नंबर में ये बीमारी कम है, लेकिन मीराबाई के 24 प्रभागों में बहुत ज़्यादा है। नगर सेवक की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। तो आपको हम किस रूप में देख सकते हैं? अगर आप नगर सेवक बन जाते हो तो आपको हम किस रूप में देख सकते हैं? आपकी उपलब्धता क्या रहेगी? आप अपने प्रभाग की समस्याओं के लिए कितने उपलब्ध रहोगे? इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? देखो, ऐसा है कि मेरे साथ मेरा जो एक कोर टीम है वो बहुत ही मजबूत है, और सभी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक टीम वर्क है वो आगे जाकर आपको देखने भी मिलेगा। और ये जो टीम वर्क है, जो देखा जाए अगर मैं चुनकर आता हूँ, तो ये टीम वर्क के ज़रिए हम ऐसा एक नेटवर्क बिछाएंगे कि जनता की समस्या के लिए 24/7 हम अवेलेबल रहेंगे। और जो भी जनता की समस्या है उसका समाधान लाने के लिए हम हमेशा रेडी रहेंगे। और मैं और इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि जल्द ही मेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आप गूगल पे और भी मुझे सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा। तो हमारे जो यहाँ के स्थानीय 145 के हमारे जो आमदार नरेंद्र मेहता जी द्वारा अभी हम जल्दी उनका समय लेकर वो ओपनिंग भी करने वाले ऑफिशियल मेरी वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट पे ऐसा हमने एक लिंक बनाया है कि
एक बटन से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और तुरंत ही मुझे वो मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा और मेरी टीम को भी वो फॉरवर्ड हो जाएगा कि आपकी क्या समस्या है। और वहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हैं कि अगर कोई समस्या है तो आप मुझे फॉर्म भरकर, वो गूगल फॉर्म है वो भरकर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा जनसंपर्क कार्यालय है और फ़ोन पे तो मैं इजीली अवेलेबल ही हूँ। अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, और आप चाहे तो हमारे दर्शकों को भी बता सकते हो, आपके प्रचार के लिए भी कुछ कहना चाहे तो कह सकते हो, लेकिन हम आपसे ये अंत में ये सवाल करेंगे कि अगर मान लो सपोज इन केस आप नगर सेवक नहीं बनते हैं तो भी इसी जज्बे के साथ लोगों के बीच नज़र आओगे? उसके बारे में आपको क्या लगता है कि आपकी जो राजनीतिक सफ़र है लंबा है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, चुनाव बहुत सारे लोग लड़ेंगे, बहुत सारी पार्टियां मैदान में होगी, किसी का टिकट का इधर उधर होगा, बहुत सारी चीज़ें अभी समय के साथ हमारे सामने आएगी। लेकिन हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, सपोज इन केस राजनीति है और राजनीति में अगर आप नगर सेवक नहीं बनते हो फिर भी आप इसी तरह जनता के बीच जो पिछले लंबे समय से नज़र आ रहे हो उसी तरह नज़र आओगे? देखो, मैंने पहले ही कहा कि मेरा ध्येय बहुत बड़ा है और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। और मेरी ही नहीं, मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं, मैंने जिसके काम किए हैं उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो जज्बा है मेरे प्रति कि तू चुनाव ज़रूर लड़ेगा और मैं 1 महीने की छुट्टी लूँगा, मैं तेरे साथ कैंपेनिंग करूँगा, वो अभी से जो मुझे एक कनेक्ट कर रहा है कि मुझे वो लड़ना ही है। तो कैसा है कि वो जो आपने सेकेंडरी बात कही कि पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा और प्रभाग क्रमांक 6 से ही लड़ूंगा, ये मेरी दिल से इच्छा है और मैं ये चुनाव लड़कर ही रहूँगा। और रही बात दूसरी, हार जीत तो देखो होती रहती, वो दूसरी बात है कि हार जीत तो होगी, मगर यह है कि मैं ये क्षेत्र कभी नहीं छोड़ूंगा। वेरी गुड। क्योंकि मेरा जो जज्बा है वो अंदर से है समाज सेवा संदीप का। जी आपसे यही अपेक्षा, बोलिए कुछ बोलना है बोलिए आप। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि जो जज्बा है, जो दिल से है, जी के लोगों की जो समाज सेवा करके जो दिल से आनंद मिलता है, जब वो थैंक्स, वो आशीर्वाद रूप में जो शब्द निकलते हैं ना, वो दिल को छूते हैं और उससे में कहीं ना कहीं मुझे राहत मिलती है। और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कार्य जो मैं कर रहा हूँ उसकी सराहना भी हो रही है। और मुझे यही है कि मैं ये क्षेत्र है, और मेरी उम्र ही क्या है, अभी हाल फिलहाल मैं 35 वर्ष का हूँ और बहुत ही लंबा सफ़र है, तो मैं हार तो नहीं मानूंगा। ऐसा है कि चुनाव में लड़ूंगा और परिणाम जो भी हो, और यही क्षेत्र में रहूँगा और यही बोलते हैं ना कि लोगों से कनेक्टेड हमेशा रहूँगा और लोगों के कुछ ना कुछ काम आ सकूँ, ऐसा ये जीवन में करके जाना। संदीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बुलाने पर हमारे स्टूडियो आए, बहुत अच्छा वार्तालाप किया, जनता को भी संदेश दिया, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ बताया। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आज संदीप भाई हमारे मेहमान थे, अगली कड़ी में और कोई मेहमान रहेंगे। हम चाहेंगे कि आपके सामने इसी तरह उभरते चेहरों को लेकर आवे, जो कौन से प्रभाग से लड़ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे, उनसे सवाल हमारे रहेंगे, जवाब उनके रहेंगे। तो आप इस कार्यक्रम चुनावी कसौटी कार्यक्रम देखते रहिएगा और मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालें, ताकि आने वाले कैंडिडेट के सामने, आने वाले दावेदार के सामने वो सवाल जवाब हम रख सकें। धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा एक स्लोगन भी है, आपका क्षेत्र, आपकी समस्या, मेरी जवाबदारी। और आपकी सेवा करना ही मेरा दृढ़ संकल्प है और हम बदलाव ज़रूर लाएंगे और बदलाव लाना भी ज़रूरी है। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। आप ही हमारे स्टूडियो आए और अगले टाइम और किसी शख्स से हम बात करेंगे। धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।